जुलाई, वो ऐतिहासिक दिन जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि रीनीट नहीं होगा। अगर रीनीट नहीं होगा तो सब बच्चों का एक ही सवाल है, मैम अब क्या? बेटा व्हाट नेक्स्ट? तो इसीलिए मेरा बच्चा, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं कंप्लीट रोड मैप, जिसके हेल्प से आप 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन नीट 2025। आई नो आप बोलोगे मैम अभी तो हम इस जोन में है कि हमें बहुत रोना आ रहा है, हम बहुत दुखी है मैम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बुक को हाथ भी लगा रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है कि यार मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मेहनत कर लेता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रह लेता हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है मैम कि अगले साल जो है नीट 2025 में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है बेटा, ये सारे थॉट्स वैलिड है, आने चाहिए। जो भी सिनेरियो चला अभी तक बेटा, उसमें नुकसान सिर्फ एक ही इंसान का हुआ है, विच इज स्टूडेंट्स। उनसे ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं हुआ, किसी टीचर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी का नुकसान नहीं हुआ बेटा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हमारे देश के बच्चों का हुआ है, जिन्होंने मेहनत करी थी। ठीक है, राइट। लेकिन इसके बाद क्या होगा? तुमको क्या लगता है कि अगले साल नीट एग्ज़ाम नहीं होगा? होगा बेटा। कौन कंडक्ट करवाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन नीट एग्जाम तो होगा। डॉक्टर अभी भी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो बेटा हर एक आदमी जो शायद एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फैमिली को नहीं बिलोंग करता, एक बहुत ही रिच खानदान में नहीं पैदा हुआ होता, उसका एक सपना होता है कि यार मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकता हूँ, मैं वो हर एक चीज़, हर एक रिस्पेक्ट पा सकता हूँ जो डॉक्टर को मिलती है, राइट। तुम्हें क्या लगता है वो लोग अभी नहीं मेहनत करेंगे अगले साल के लिए? बेटा हो सकता है वो कर भी रहे होंगे, इसलिए रुके तुम हो, वक्त नहीं रुका है, तो तुमको खुद को पुश करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और अगले साल के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। लेकिन याद रखना, इस साल तुम्हारे पास तजुर्बा है, राइट। लास्ट ईयर सिर्फ मेहनत थी, इस साल तुम्हारी मेहनत भी होगी और तुम्हारे पास तजुर्बा भी होगा, और ये दोनों चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, डेडली होता है। इसीलिए बोल रही हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, दोबारा से खुद को संभालना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है, राइट। चलिए तो बच्चों, अब ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मैं आगे भी बनाती रहूँगी, तो उसी के लिए आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट विल गिव अस एन इंटरनल पुश। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब बेटा सबसे पहली चीज़ बिफोर बिगिनिंग दिस रोड मैप, मैं ये बोलूँगी कि यार हम ना दुनिया में सबको चीट कर सकते हैं। आर फ्रेंड्स, आर पेरेंट्स, जिस इंसान से हम शादी करते हैं, हमारे जितने भी आसपास के रिश्तेदार हैं, लेकिन हम खुद को चीट नहीं करते, ठीक है। हमें खुद की सच्चाई अंदर ही अंदर पता होती है, राइट। तो तुमको पता है कि लास्ट ईयर तुमने क्या गलती करी है, उनको एनालाइज करो, और इस साल बेटा नीट होना ना होना वो सब तो बात की बात है, एटलीस्ट खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, बी ट्रू टू योर सेल्फ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू इन लाइफ। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए इसके बाद मेरा बेटा, यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटीज़। देखो अगर मैं बात करूं तो हम जो है छोले भटूरे भी खा सकते हैं, है ना, और फिर पढ़ने बैठ सकते हैं। मस्त छोले भटूरे खाए, लस्सी पी, पढ़ने बैठ गए, ठीक है। और एक हो सकता है हमने कोई सात्विक खाना खाया, हल्का फुल्का दाल रोटी खाया, है ना, थोड़ा सा सैलेड खाया और पढ़ने बैठ गए। कब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे बेटा? ऑब्वियसली जब सात्विक खाना खाओगे, है ना। या फिर अगर थोड़ा सा 10 मिनट का वॉक कर लिया या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा, तो क्या ज़्यादा बेटर फील कराएगा? डेफिनेटली 10 मिनट की वॉक, ठीक है। एक शादी थी किसी की, जो तुम्हें लग रहा था कि यार बहुत सालों से वेट कर रहे हो, वो शादी नहीं अटेंड करी, कोई नहीं, राइट, चलेगा, फाइन। तो तुमको जो है ना बेटा, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है। जब तक तुम वो नहीं करोगे ना, जो इस साल हुआ अगले साल भी वही होगा। सो यू नीड टू फिक्स योर प्रायोरिटीज़, राइट। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब मेरे बच्चों, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती स्पेसिफिकली इन केमिस्ट्री, लोग बोलते हैं बायो ईजी है, मैं बोलती हूँ झूठ है, केमिस्ट्री ईजी है। अगर किसी इंसान ने अच्छे से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी है तो तुम उससे खुद पूछ सकते हो कि केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम
बहुत आसानी से, मैं कह रही हूँ बिल्कुल बिना ज़्यादा मेहनत करे बहुत आसानी से जो है 171 या 170 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। बस दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है तुम्हारी सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स में। तुम चलते हो एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम गलत नहीं हो अपनी जगह पे बेटा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी 11th और 12th में एनसीईआरटी का ही पैटर्न फॉलो किया था, लेकिन थोड़ी सी अगर अब तुम ड्रॉप कर रहे हो, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड वाइज स्टेप्स। अब बेटा तुम्हें सीक्वेंसिंग पर बहुत ध्यान देना है। तुमको पता है कि केमिस्ट्री में 3 जो है हमारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। एक होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 3 सब डिविजन्स हैं। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की तो बेटा सबसे पहले आई प्रेफर कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, उसमें दिमाग यूज़ होता है, लॉजिकल है, न्यूमेरिकल्स है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा ना इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है तुम्हारी केमिस्ट्री के अंदर। अब फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैम क्या मुझे कोई सीक्वेंस ऑबे करने की ज़रूरत है? तो उसका जवाब होगा हाँ, डेफिनेटली यू नीड टू अडॉप्ट अ सीक्वेंस। अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट करना चाहिए, फिर तुम्हें सॉल्यूशंस करना चाहिए, फिर रिडॉक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स, देन इक्विलिब्रियम एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर तुम ये ऑर्डर यूज़ करोगे ना बेटा, तो जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में लगेगा वो तुम पहले ही पढ़ चुके होगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स और रिडॉक्स तीनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो अगर तुमने ये तीनों चैप्टर्स पहले ही पढ़ लिए तो तुम्हें क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। यही तो हमें करना है ना, समझ गए? ठीक है, चलो तो ये सीक्वेंस है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का। अब तुम बोलोगे मैम आप तो बड़े भुलक्कड़ हो, ये वाले 2 चैप्टर्स तो भूल ही गए। बेटा ये मिसलेनियस चैप्टर्स हैं, एज इन तुम जो है इनको एंड में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। आई प्रेफर एंड में करो क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स फिर और आसान लगने लगेगी, ठीक है बच्चों, राइट। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल काइनेटिक्स यू कैन डू एट द एंड। एम आई क्लियर एवरीवन? चलिए इसके बाद रही बात नेक्स्ट, अब तुमको सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठानी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और काफ़ी सारा हाइड्रोकार्बन इन रिमेनिंग चैप्टर्स का भी कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग के बिना और पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट के बिना समझना मुश्किल है, ठीक है, राइट। तो सबसे बेस्ट क्या है कि तुम सेकेंड नंबर पर क्या उठाओ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी सबसे पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, देन डीएनएफ ब्लॉक एंड देन कोऑर्डिनेशन। याद रखना डीएनएफ ब्लॉक करे बगैर कोऑर्डिनेशन पर मत आना, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होंगी और रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारने से ही बेटा हमारा इंटरेस्ट खोने लगता है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो पहले जो गलती कर दी अब मत करना, ठीक है। फिर लास्ट में पी ब्लॉक करोगे क्योंकि बच्चों को फोबिया रहता है, फाइन। चलिए इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक कोई बचा ही नहीं बेटा, सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है ऑर्गेनिक। अब देखो ऑर्गेनिक अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है तो ज़्यादा बेटर समझ आएगी, फाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले जीओसी करोगे, इट इज़ दी हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी, राइट। फिर तुम करोगे हाइड्रोकार्बन्स, देन हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स, देन अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देन बेटा आप करोगे अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, फाइन। अगर तुम इसी सीक्वेंस में जो है चैप्टर्स को करोगे बच्चे, तो उस केस में तुमको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। एम आई क्लियर एवरीवन? तो ये सीक्वेंस तुमको ऑबे करना है। चलिए इसके बाद बेटा कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर तुम इन की पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखोगे तो उस केस में क्या होगा मेरा बच्चा, तुमको जो है ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। मतलब तुम मेहनत तो पूरी करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा कि हम कंप्लीट मेहनत करते हैं, हम हर एक चीज़ पढ़ते हैं, है ना, हम कुछ स्किप नहीं करते, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होती है, हम डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो रीज़न ये है कि बेटा कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडरेशन में रखते ही नहीं हैं। तो अब जो है ना मेरा बेटा, मैं तुमको कुछ गोल्डन की पॉइंट्स बता रही हूँ, उनका तुमको थ्रू आउट
2 years, पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला की पॉइंट क्या है बेटा कि तुमको रेगुलरली क्लासेस देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम मुझे ऑबे कर रहे हो, क्लव्य बैच देख रहे हो, तो जैसे ही क्लास चलती है उसको देखो, साथ ही साथ जो है क्लास के तुमको नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल भी इसमें लेजीनेस या लापरवाही नहीं आनी चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं मैं बता देती हूँ, मेरे साथ जो है इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं, मैं तुमको पढ़ के दिखा दूंगी टेलीग्राम पे। वो क्या करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं ऐसे लेट के, कोई नोट्स नहीं बनाते, फिर क्या करते हैं कि पीपीटी तो आजकल डली जाती है क्लास की, पीडीएफ डली जाता है, उसकी फोटोकॉपी करा रहे होते हैं, ठीक है। अब इतने सारे पीडीएफ जो है वो साल के अंत तक इकट्ठे कर देते हैं कि उनको खुद समझ नहीं आता कि पहला कौन सा पीडीएफ है, सेकंड कौन सा है, समझ रहे हो, ऑर्डर एकदम मिस हो जाता है। तो ये गलती तुमको नहीं करनी। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए। सो पहली चीज़ हो गई है। नेक्स्ट जो है मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री का हार्ट है। मैं फिर बोल रही हूँ, ये जो 3 चैप्टर्स मैं यहाँ पर बेटा तुमको बता रही हूँ, ठीक है, अगेन दीज आर बेसिकली दी हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं लिख के बोल रही हूँ कि ये हार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है। तुम बोलोगे मैम हार्ट क्यों है? क्योंकि अगर आपको मूल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, आपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करी है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस की आपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करी है, जीओसी की अगर आपने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करी है, तो बेटा आपकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में 4 चांद लगने वाले हैं। क्योंकि इन्हीं चैप्टर से जो है आपके आगे आने वाले चैप्टर्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। तो ये दिल है, ठीक है, राइट। तो वही है ना, तू धड़कन में दिल, तो ये धड़कन है दिल की। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा। इसके बाद बेटा मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं तुम्हारी एज में थी, सबसे बड़ी गलती मैं क्या करती थी कि मुझे कोई भी बुक रेकमेंड करता है कि यार इस बुक में तो मस्त क्वेश्चन है, इस वाली में तो मस्त न्यूमेरिकल है, मैं फट से क्या करती थी, जाती थी उस बुक को खरीद के आ जाती थी, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि मेरे पास पूरी की पूरी इतनी बड़ी लाइन है, कभी तुमको इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, हालांकि अब मैं वो किताबें पढ़ती हूँ, राइट, क्योंकि अब मैं टीचर हूँ। लेकिन पहले जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब की रिक्वायरमेंट थी। तो तुमको ना ये जो अननेसेसरी खर्चा होता है इतनी सारी बुक्स को खरीदने का, भाई बंद कर दो। इतनी सारी बुक्स कुछ काम नहीं आने वाली। तुमको केवल और केवल एक ही किताब चाहिए। अगर तुम नीट के स्टूडेंट्स हो, मैं बोल रही हूँ, मैं जेईई के बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं केवल यहाँ पर नीट के बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट नीट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेटा तुम लोगों को जो है केवल एनसीईआरटी परचेज करनी है, तीनों सब्जेक्ट की, फिर बोल रही हूँ तीनों सब्जेक्ट की, ठीक है, राइट। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं बायोलॉजी की, मैं बोल रही हूँ नहीं तीनों सब्जेक्ट की। फाइन, चलो। अब मैम इसके बाद क्या, देखो मैं तुमको अगेन चिंटी मिंटी मेरी जो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका एग्जांपल लेती रहती हूँ। तो वही है कि एक अपनी चिंटी को दिल दे दिया हमने, है ना। एक अपनी कौन है, चिंटी। एक अपनी कौन है, मिंटी, ठीक है, राइट। तो चिंटी दीदी जो है वो प्रॉपर क्लास नोट्स बनाती थी, घर जाके उन क्लास नोट्स को ही फॉलो करती थी। फिर क्लास में जो डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम असाइनमेंट मिलती थी वो करती थी, ठीक है। हर चैप्टर खत्म होने पर PYQs करती थी और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज वेल एज टाइम लगा किसी चैप्टर में तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेती थी, ठीक है। तो एंड में चिंटी दीदी डॉक्टर बन गई। लेकिन मिंटी दीदी ने क्या करा, मिंटी दीदी ने खरीदी बहुत सारी किताबें और वो क्या करती थी, वो पिक एंड चूज करके कभी कोई किताब के थोड़े क्वेश्चन कर लेती थी, कभी कोई किताब के कर लेती थी। तो क्या हुआ, एंड में मिंटी दीदी डॉक्टर नहीं बन पाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुमको जो है केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है बच्चों, इन्हीं चीज़ों से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगती नीट में बेटा, तुम्हें बस यही ऑबे करना है। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, राइट। चलिए इसके बाद मेरा बेटा अगर मैं बात करूं तुम्हारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लोग ये चीज़ नहीं बोलेंगे तुम्हें, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियरली बोल रही हूँ कि जैसे तुम बायो की एनसीईआरटी रीड करते हो ना, बॉटनी ज़ूलॉजी की, वैसी ही तुमको एनसीईआरटी रीड करनी है बेटा। किस किस के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और इनऑर्गेनिक। तुम मानोगे नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, डायरेक्ट रिएक्शंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठ के। क्लियर है? ठीक है। अब केवल रीड नहीं करनी है बेटा, इनका पीरियोडिक रिवीजन भी करना है। अब पीरियोडिक रिवीजन डिपेंड करता है कि तुम 12th
स्टूडेंट हो या ड्रॉपर हो। अगर तुम 12th वाले बच्चे हो तो बेटा तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, राइट। तो तुम तो वीकली या मंथली रिवीजन ही कर सकते हो, लेकिन जो ड्रॉपर है बेटा तुमको तो वीकली रिवीजन ही करना है, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अब देखो हम जो है एक चीज़ हमेशा गड़बड़ ये कर देते हैं कि भाई हम ना हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट नहीं बनाते। अगर मैं बोलूँ मॉल कॉन्सेप्ट, उसमें मैं तुमको बहुत सारी ट्रिक्स बता रही हूँ, मैं तुमको बहुत सारी फॉर्मूलाज बता रही हूँ जिनसे जल्दी आंसर निकलता है। तो इन सारे फॉर्मूलाज, इन सारी ट्रिक्स को तुमको 2 पेपर पे लिख लेना है और क्या बन गई तुम्हारी फॉर्मूला शीट, ठीक है। क्या होंगे इसमें? सारे फॉर्मूला होंगे, ऑल फॉर्मूला, ठीक है, प्लस क्या होगा बेटा? प्लस ऑल ट्रिक्स। एम आई क्लियर एवरीवन? सारी की सारी क्या होंगी इसमें? ट्रिक्स होंगी। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, राइट। तो तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में जो है एक मेरा बच्चा एक ट्रिक वाला और एक फॉर्मूला शीट बनानी है जिसका पीरियोडिक रिवीजन तुम्हें करना है। बेस्ट तो ये होता है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की शीट का रिवीजन करना है तुम रात को करो, वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस का रिवीजन करना है तो मॉर्निंग में करो, ये बेस्ट होता है, ठीक है, राइट। चलो इसके बाद मेरा बेटा इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की शीट बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में KMNO4, K2Cr2O7 और P ब्लॉक में तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, इन सब के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको सेपरेटली एक पेज ऑफ पेपर पे लिख लो, राइट, और इनका सुबह उठ के फटाफट पीरियोडिक रिवीजन करा करो। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक के जितने भी रेमनी रिएक्शंस हैं उनकी भी तुमको सेपरेट एक शीट बनानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, चैप्टर के एंड में कर लोगे ना पूरे साल फ़ायदा देंगी, हर एक टेस्ट अच्छा निकलेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो इसके बाद मेरा बेटा रिवीजन स्ट्रैटेजी बस इतनी है कि तुमको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन क्या? जैसे आज क्लास ली, ठीक है, तो रात में तुम एक सेल्फ स्टडी टाइम देते हो, उस सेल्फ स्टडी टाइम में तुमको ये रिवीजन करना है, ठीक है। फिर एक हफ्ते में जितना हुआ उसको संडे सैटरडे फिर रिवाइज करना है, दिस इज़ वीकली रिवीजन, ठीक है। फिर पूरे महीने में जो जो चैप्टर्स हुए, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन जितने कर पाओ उतनों का तुमको महीने के एंड में रिवीजन भी करना है, ये बात नहीं भूलनी है, ठीक है, राइट। चलिए अब मेरा बच्चा कभी भी कभी भी कभी भी टेस्ट मिस नहीं करने। मेरे साथ के ऐसे बच्चे हैं जिनमें बहुत दिमाग था, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको नीट के पेपर में टाइम मैनेजमेंट करनी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं दिए। तो कभी भी टेस्ट मिस नहीं करना। तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस नहीं पता चलेगा, तुमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा, तुमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना होता है। वैसे तो बायो पहले अटेम्प्ट करी जाती है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, लेकिन हर एक बच्चे का कैलिपर अलग होता है। तो बेटा खुद का कैलिपर चेक करने के लिए यू हैव टू गिव पीरियोडिक टेस्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? फाइन। चलिए तो बस यही सारी स्ट्रैटेजीज हैं। अगर तुमने इनको ढंग से ऑबे कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा। जो ये सिलेक्ट हो रहे हैं ना इस साल, ये कोई नए बच्चे नहीं है, ये कुछ अलग सी दुनिया में पैदा नहीं हुए, इसी दुनिया के पैदा हुए बच्चे हैं, तुम्हारे जैसा ही पढ़ते हैं बेटा। तो प्लीज़, ठीक है, तुम भी पढ़ाई करो, तुम भी कर सकते हो। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, फाइन। चलिए तो मिलते रहेंगे ऐसी और स्ट्रैटेजी वीडियोस के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा।